हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर 13 शुरू करने वाले हैं जीओसी का। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 12 पर मैंने बहुत डिटेल में कार्बोकेटाइन के बारे में बातचीत की थी। इस लेक्चर में हम लोग कार्बेनाइन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं कि अब तक हम लोग जो एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं जीओसी में, उसमें मैंने आपको एरोमेटिसिटी, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और कार्बोकेटाइन पढ़ा दिया। आज मैं 5वां टॉपिक पढ़ाऊंगा, कार्बेनाइन। कल लास्ट लेक्चर में मैंने लेक्चर नंबर 12 में बताया भी था कि 3 तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स। मेनली 3 होते हैं। कार्बोकेटाइन के बारे में बातचीत कर ली है। आज हम लोग कार्बेनाइन के बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं शुरू करता हूं यहाँ पे लेक्चर 13 कहेंगे, लेक्चर 13, और इसमें मैं कार्ब एनायन के बारे में बातचीत करूंगा। कार्बेनाइन, तो कार्बेनाइन के बारे में मेरे पास मोटे मोटे 6, 7, 8 बातें हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहली चीज, जो कार्ब एनायन है होता क्या है, ठीक है, कार्बेनाइन होता क्या, कैसे बनता है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इस पे बातचीत की जाए। तो याद रखिए, जब भी कार्बन से कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होता है, जैसे यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, मैंने जानबूझ के CH2 अलग कर दिया है इसमें ताकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर यहाँ क्लोरीन होता, मान लीजिए यहाँ क्लोरीन होता, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता, क्लोरीन की तरफ टूटता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते बल्कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो मेटल्स हैं, ठीक है, उनके केस में ये बॉन्ड कार्बन की तरफ टूटेगी, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बॉन्ड हमेशा उस तरफ टूटता है जिस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो अगर यहाँ क्लोरीन होता तो ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ टूटता क्योंकि क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये ऐसे टूट जाएगा, RCH2 माइनस और MgX प्लस, ऐसे टूट जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब ये जो चीज बनी यहाँ पे, इस चीज को हम कार्बेनाइन कहते हैं। इट्स कॉल्ड कार्बेनाइन। एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम से पता चल रहा है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, कार्बन वाला एनायन, ठीक है। तो एनी केमिकल स्पीशीज विच हैज नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज कॉल्ड कार्बेनाइन, ठीक है। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज, ठीक है, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज क्या, अगर आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करें तो आप पाएंगे कि RCH और यहां पे नेगेटिव चार्ज है। अगर आप कार्बन के बॉन्ड पेयर देखिए, बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर 3 है, ठीक है। कौन कौन से, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, और एक लोन पेयर है। यहाँ पे लोन पेयर 1 है, तो लोन पेयर 1 है। अगर आप जोड़ेंगे तो ये स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कोई पूछे कि कार्बेनाइन में कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन रहता है, तो आपका आंसर होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और चूंकि अगर ये चारों बॉन्ड पेयर होते हैं तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, ये 3 बॉन्ड नीचे 1 बॉन्ड ऊपर, लेकिन उनमें से एक लोन पेयर हो गया है, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है वो पिरामिडल हो गया। तो अगर आप कोई पूछे कि कार्बेनाइन का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए द स्ट्रक्चर of कार्बेनाइन is pyramidal. Structure of कार्बेनाइन is pyramidal in nature, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तीसरी बात क्या, ठीक है, तो 2 बातें हो गई। हमने बताया कि कार्बेनाइन किसे कहते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तीसरी चीज क्या, थर्ड चीज, अगर आप कार्बेनाइन को देखिए, जैसे RCH और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो आप पाएंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 8, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कार्बेनाइन का ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है, ठीक है, कार्बेनाइन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। कार्बोकेटाइन में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से कार्बोकेटाइन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ कार्बेनाइन का ऑक्टेट पूरा है। पर इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कंप्लीट ऑक्टेट, कार्बेनाइन जो है वो काफी
ज्यादा जो है अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्पीशीज पे अगर चार्ज होता है तो वो चीजें क्या हो जाती हैं? अनस्टेबल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ complete octet, in spite of having a complete octet, carb anions are very reactive due to presence of negative charge on them। तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से काफी ज्यादा जो है ना रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, चौथी चीज ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 2 ये भी पेयर्ड है। ये अभी मैंने यहाँ पे भी बताया आपको कि बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है। अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। और अगर कभी भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो वो स्पीशी क्या हो जाती है? डायमैग्नेटिक हो जाती है। ठीक है, तो मैं चौथी बात क्या लिख सकता हूं? since there is no unpaired electron, hence carb anions are diamagnetic in nature। डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये इनकी प्रॉपर्टी की चौथी बात हो गई। ठीक है, तो चौथी चीज क्या सीखी हमने? सीखा कि जो कार्ब एनायन होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कि इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है, पांचवी चीज इनकी स्टेबिलिटी कैसे निकाली जाए? फिफ्थ ना, हाउ। अभी देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर अगर हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे निकालनी है, अगर ये हम जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें तो आपको एक चीज का खासा ख्याल रखना होगा कि आपको मैं अभी यहाँ पर जो प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, जो प्लान मैं आपको बता के दे रहा हूँ क्वेश्चन पे अटैक कैसे करना है, उसी सीक्वेंस पर चीजें सोची जाएंगी। मेरी बहुत सारी बातें आपको तब से ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी जब क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए, हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाए, इस पे भी बातचीत करते हैं। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिसाइड करते वक्त, ठीक है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिसाइड करते वक्त सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है, फर्स्ट थिंग जो आनी चाहिए वो है एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी। क्या ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन आयन का, वो कहीं एरोमेटिक रिंग का तो पार्ट नहीं है? अगर वो एरोमेटिक रिंग का पार्ट होगा तो याद रखिए वो बहुत ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। मैं आपको बताऊं कि अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर पे जंप करके आ गए हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि दो तीन पुराने लेक्चर्स जरूर देखिए, क्योंकि एरोमेटिसिटी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बातचीत की है, शायद लेक्चर नंबर 11 या 10 है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी सबसे पहले जहन में आएगी। अगर कहीं एरोमेटिसिटी नहीं है तो दूसरी चीज आपके दिमाग में आएगी कि क्या वहां पे पी पाई या पी पाई डी पाई बॉन्डिंग तो नहीं है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी बॉन्डिंग अगर हो जाएगी तो वो चीज जो है बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि कार्बन पे है ना नेगेटिव चार्ज है और बगल में क्लोरीन है मान लीजिए, तो होगा क्या? आपको पता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पी ऑर्बिटल में आ जाएगा और ये डी, क्लोरीन थर्ड पेरियड का सदस्य है, इसका डी खाली है। ठीक है, तो ये पी और डी आपस में ओवरलैप करेंगे तो बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा कि ये ओवरलैप करने से यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, तो ये चीज एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगी, है ना। ये हो जाएगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी एल। ठीक है, ऐसे हो जाएगा और एक नए बॉन्ड बन जाने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो याद रखिए, कभी पी पे नेगेटिव हो और बगल में कोई ऐसा एटम हो जिसके पास डी खाली हो, या यहाँ पे पी है और बगल में भी पी खाली हो, पी खाली होने का मतलब वहां पॉजिटिव चार्ज होना, तो भी वहां पे दोनों आपस में मिलकर एक नया बॉन्ड बना देंगे और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्टेबल है। एक नया बॉन्ड बनने से काफी एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड एनर्जी के रूप में, और
एनर्जी अगर किसी सिस्टम से रिलीज होती है तो वो चीज ज्यादा स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि दूसरी चीज मेरे मन में आएगा पी पाई डी पाई। अगर पी पाई डी पाई भी नहीं है, ठीक है, तो मैं देखने की कोशिश करूंगा कि क्या वहां पर रेजोनेंस है। अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे। रेजोनेंस के ऊपर मैंने बहुत डिटेल बातचीत की है पिछले लेक्चरों में, मेसोमेरिक इफेक्ट्स में, और ये भी एक मैंने शायद 3 लेक्चर्स लिए हैं। एक में मैंने रेजोनेंस कहाँ होता है ये बताया, रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करना है ये बताया, मैंने ये भी बताया कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेजोनेंस के आधार पर स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो बहुत डिटेल बातचीत की है मैंने। तो रेजोनेंस के का थर्ड चीज होगी जिसको हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी डिसाइड करते वक्त। अगर कहीं रेजोनेंस भी नहीं है तो चौथी चीज जो दिमाग में आएगी वो आएगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मतलब क्या कि मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। अब चूंकि यहां पे आप कह सकते हैं कि सर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग कैसे हो सकती है, सब तो कार्बन ही है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि नहीं, कार्बन होने के बावजूद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है। आपको मालूम है कि कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उससे ज्यादा होगी, और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज्यादा होगी। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है s कैरेक्टर के। ठीक है, ये बातें मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाई हैं और भी पहले भी पढ़ा है। एस कैरेक्टर इस जीओसी में भी मैंने शुरुआत में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ पर जितना ज्यादा, यहाँ पे देखिए 50% एस कैरेक्टर है, यहाँ पे 33.33% एस कैरेक्टर है, और यहाँ पे 25% एस कैरेक्टर। देखिए एस कैरेक्टर कैसे निकलता है, एस और पी 2 ऑर्बिटल है, तो 2 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल एस का है, तो यानी 50% एस है। यहाँ 3 ऑर्बिटल है, एक एस और 2 पी, तो 1/3 इसका कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे 4 ऑर्बिटल है, 1 एस और 3 पी, तो एस का परसेंटेज 25% हो जाएगा। अब अगर ये जो परसेंटेज जो एस कैरेक्टर है, इस पे अगर हम नेगेटिव लगाएंगे तो जान लीजिए ज्यादा एस कैरेक्टर है इसका, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये चीज sp2 वाले से स्टेबल होगी। अगर कोई कार्बन आयन है जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो sp वाला जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन आयन है उससे ज्यादा स्टेबल होगा, और sp2 वाला जो है वो sp3 वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं बता दूं आपको, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी निकालते समय सबसे पहले आपको एरोमेटिसिटी देखना है, फिर पी पाई डी पाई देखना है, फिर रेजोनेंस देखना है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज देखने की कोशिश करना है। नेक्स्ट चीज क्या, 5वीं चीज क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, इसलिए कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में हम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखते। हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर भी मैंने काफी बातचीत की है। आपको याद होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ 3 लोग शो करते हैं, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन्स। ठीक है, तो इसलिए ना कार्बन आयन उस कैटेगरी में नहीं आता। तो यहां के बाद हम हाइपर कॉन्जुगेशन ना देख के अब हम इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे निकाली जा सकती है, वो बहुत सिंपल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है कहीं कार्बन आयन पे लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने से चार्ज घट जाएगा, और चार्ज घटने से स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। आपको मालूम है किसी चीज पे अगर चार्ज कम हो जाए तो वो चीज ज्यादा स्टेबल होती है। यहां पर स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसका ठीक उल्टा करिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ईडीजी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और वो कार्बन आयन के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहाँ चार्ज जो है और बढ़ जाएगा, और चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है ना, वो घट जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को हम -I इफेक्ट वाला ग्रुप कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को हम -I इफेक्ट वाला ग्रुप कहते हैं, -I, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम क्या कहते हैं, +I इफेक्ट वाला ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको धीरे धीरे 5 बातें आपको बता दी। स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करना है, एरोमेटिसिटी पहले देखेंगे, फिर वो नहीं होगा तो पी पाई बी पाई या पी पाई डी पाई देखेंगे, वो नहीं होगा तो रेजोनेंस देखेंगे, वो नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज देखेंगे। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखने पर उतना ही स्टेबल हो जाएगा, और लास्टली हम इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, इतनी बातें हो गई। नेक्स्ट चीज क्या, छठी बात,
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, कैसे बनते हैं फॉर्मेशन, कौन ये ऐसा नहीं, फॉर्मेशन नहीं, सोर्सेस ऑफ कार्बन आयन, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरी केमिस्ट्री में कार्बन आयन कहां कहां बनेंगे ये अभी ही सीख लीजिए, ताकि आगे आगे आपके रिएक्शन में काम आएगा। सोर्सेस ऑफ कार्बन आयन, तो याद रखिए कार्बन आयन के जो मेजर सोर्सेस हैं वो आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, जैसे पहला ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अगर मैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की बात करूं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है समझे। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है ऐसे RMgX, ये कैसे टूटता है R माइनस प्लस MgX प्लस, ठीक है, ऐसे टूट जाएगा R माइनस और MgX प्लस में टूट जाएगा। तो ये जो है ये अपने आप में कार्बन आयन है, कार्बन आयन है, क्योंकि यहाँ R पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही आपको आगे चल के है ना कई और भी रिएजेंट्स मिलेंगे, जैसे है ना आपको गिलमैन मिल गया, गिलमैन्स रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट क्या होता है, गिलमैन जो है वो डाई एल्काइल कॉपर लिथियम होता है, डाई एल्काइल कॉपर लिथियम, ये आपको कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन में मिलेगा। तो गिलमैन रिएजेंट क्या होता है, गिलमैन रिएजेंट ऐसा हो जाता है R2CuLi, और ये जरूरत पड़ने पे R माइनस प्लस, ठीक है, Cur प्लस Li प्लस में टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे R माइनस है और यहाँ ये भी कार्बन आयन आपका बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो गिलमैन से भी बनता है। ऐसे ही अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको है ना फ्रैंकलैंड रिएक्शन में फ्रैंकलैंड रिएजेंट मिल जाएगा, फ्रैंकलैंड रिएजेंट मिलेगा। फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है, डाई एल्काइल जिंक, ठीक है, इट इज डाई एल्काइल जिंक। तो डाई एल्काइल जिंक कैसा होता है, R2Zn, और ये जरूरत पड़ने पे R माइनस और ZnR प्लस में टूट जाता है, ठीक है। तो अगेन ये भी जो है वो कार्बन आयन का सोर्स बन जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही और भी मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं। तो सोर्सेस ऑफ कार्बन आयन जो है वो मेनली आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। इसी तरह पर आप अगर देखिए तो मैं कह सकता हूं एक और मेरे पास है ना डाई एल्काइल कैडमियम भी एक सोर्स है ना, जो कार्बन आयन का सोर्स है, R2CD है, ये टूट जाएगा R माइनस में, ठीक है, ये टूट जाएगा R माइनस में, और है ना CD कैडमियम एल्काइल कैडमियम प्लस में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर जो है ना कुछ सोर्सेस हैं जिनसे हम कार्बन आयन जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या, सातवीं और आखिरी बात इस टॉपिक की, इस थ्योरी की क्या होगी कि जो कार्बन आयन्स होते हैं वो मेनली जैसे अगर मान लीजिए ऐसा है कार्बन आयन RCH2 माइनस है, तो ध्यान रखिए ये कभी भी किसी पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये हमेशा कोशिश करेगा कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर की तरफ अटैक कर ले, ठीक है, अटैक कर ले। तो याद रखिए अगर कोई चीज जो पॉजिटिव सेंटर में इंटरेस्टेड होता है हम उसको कहते हैं कि वो है ना न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पे मैं एक चीज कह सकता हूं कि कार्ब एनायंस न्यूक्लियोफाइल क्या होता है मैं आगे पढ़ाऊंगा। न्यूक्लियस से न्यूक्लियो वर्ड आया है, न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, फाइल मींस लविंग, तो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो वो स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज को लव करे, उसके प्रति फिलिक हो, अफेक्शन शो करे, उसको हम लोग कार्बन आयन कहते हैं, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो कार्बन आयन हैव अ टेंडेंसी टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, हैव अ टेंडेंसी टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या, दूसरी बात कोई भी चीज इस दुनिया में जो आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखे, कोई भी स्पीशी जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे के बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखे, उनको हम लुईस बेस भी कहते हैं। तो लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल में बड़ा बारीक सा फर्क है,
आगे मैं समझाऊंगा आपको न्यूक्लियोफिलिटी और बेसिटी में क्या फर्क होता है। पर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ ये एक लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये जैसे ही अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और ये CH2 और R डैश में चेंज कर जाएगा। ठीक है, R डैश में चेंज कर जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कार्बन आयन हैव ए टेंडेंसी टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, कार्बन आयन कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू समबडी एल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, देने दो, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। और ऐसे तमाम लोगों को हम लोग लुईस बेस कहते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं दूसरी चीज क्या कि कार्बन आयंस कैन act as carbon ion can act as Lewis base, have a tendency to act as Lewis base। ठीक है, Lewis base की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे मैंने कार्बन आयन के बारे में आपको 6 से 7 बातें बताई हैं। अब अगले चरण में यानी नेक्स्ट सेक्शन, अब आगे क्या करना है, आगे कार्बन आयन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आइए इन पे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चंस की जहां तक बात है, अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अरेंज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के आधार पे आपको अरेंज करना है। अब ये कार्बोकेटायन है, मैंने आपको स्टेबिलिटी के लिए तरीका बताया। सबसे पहले कार्बन आयन है यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखना है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने सबसे पहले कहा एरोमेटिसिटी, ये बिल्कुल जिस सीक्वेंस से मैंने कहा उसी सीक्वेंस में सोचना है। एरोमेटिसिटी नहीं है, पी पाई डी पाई नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, और क्या एस कैरेक्टर भी सेम है, सभी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। ठीक है, मन में आता है sp3 कैसे, तो आप देखिए यहाँ पे एक अदृश्य हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो गया, तो सब sp3 है। तो लास्ट में लास्ट चीज 5वीं चीज बच जाती है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, ये बढ़ेगा, इधर दोनों तरफ से प्लस आई के वजह से ये और बढ़ जाएगा, और ये 3 तरफ से प्लस आई के वजह से ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाता है स्टेबिलिटी घटती जाती है। तो अगर मैं इसको A कह रहा हूं, इसको B कह रहा हूं, इसको C कह रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि जो स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है वो आएगा A सबसे ज्यादा, फिर B, फिर C। ठीक है, तो मैं व्यूअर्स या स्टूडेंट्स से ये चाहूंगा कि वो क्वेश्चंस को, ये इस वीडियो को रोककर पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अब देखिए दूसरा जो सॉल्व एग्जांपल है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये सेकंड एग्जांपल हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखेंगे एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी तो नहीं है। फिर देखेंगे पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई या पी पाई पी पाई, तो पी पाई पी पाई या पी पाई डी पाई नहीं है। ठीक है, फिर क्या देखेंगे हम, रेजोनेंस, रेजोनेंस भी नहीं है। रेजोनेंस कहां होता है मैंने पढ़ाया आप। फिर देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, उसका जरूर फर्क आएगा। ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। आपको मालूम है s कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर हम चौथी चीज जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज से चीजें जज कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी की बात अगर की जाए तो सबसे स्टेबल सी है, फिर बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बन एस कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यहाँ आइए, अब ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को मार्क ए कर रहा हूं, अगर इसको मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ऐसे यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूं इसको ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ये है। अब यहाँ पे क्या देखा जाए, एरोमेटिसिटी। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि एरोमेटिसिटी अगर आप देख रहे हैं तो मैं कहूंगा एरोमेटिसिटी यहाँ पे नहीं है। मन में आ सकता है सर है तो, ये रिंग एरोमेटिक है, तो मेरे कहने का क्या मतलब है, रिंग के एरोमेटिसिटी हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि क्या नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट है कि नहीं। अगर नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट है तो हम कहेंगे तो वो बहुत स्टेबल होगा। यहां नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। कैसे पता नहीं है, अगर मैं इस नेगेटिव को हटा दूंगा तब भी इसकी एरोमेटिसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक
ठीक है, तो यहां पर एरोमेटिसिटी नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जाए तो ये जरूर है, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो एरोमेटिसिटी का जरूर पार्ट है, इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड और ये तीनों प्लेनर है, साइक्लिक है, कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, और 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रेजोनेंस में। अगर ये नेगेटिव हटा देंगे तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं रह जाएगा। तो एरोमेटिसिटी से मेरा मतलब है कि जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन आयन का वो एरोमेटिसिटी का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है, तो यहाँ एरोमेटिसिटी तो नहीं है। अब नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे, रेजोनेंस। रेजोनेंस जैसे ही आएगा तो मेरे दिमाग में क्लिक करेगा, बिल्कुल यहाँ पाई के अल्टरनेटिव, पहले पे मैंने सिखाया था, पहले पाई बॉन्ड, दूसरे से मतलब नहीं है, तीसरे पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ ये जो पाई बॉन्ड है और ये नेगेटिव जो है वो आपस में रेजोनेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे, यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऐसे ही आप देखेंगे ये पाई इसके साथ, ये पाई इसके साथ, और ये पाई इस नेगेटिव के साथ रेजोनेंस पे है। यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ की बात करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इन तीनों के साथ और ये नेगेटिव चार्ज इन तीनों के साथ, यानी मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 चीजें रेजोनेंस में, तो यहाँ 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही आप यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इन तीनों के साथ, इन तीनों के साथ और इस रिंग के साथ रेजोनेंस में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीजें रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप रेजोनेंस के आधार पर बात करेंगे तो मैंने बहुत पहले बताया था कि अगर स्पीशीज सेम हो, एक जैसी हो, देखिए यहाँ पे सब बेंजीनॉइड्स हैं और ये एल्कीन है, बट स्पीशी एक जैसी होती है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से उनकी स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो अगर आप यहाँ पे स्टेबिलिटी की मुझसे बात करेंगे तो मुझे लगता है, स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि डी सबसे स्टेबल है। ठीक है, डी सबसे स्टेबल है, फिर सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा और फिर ए हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन और हो गया। तो मैं हल्का सा एक रिवीजन देता हूं कि देखिए पहला वाला जो स्ट्रक्चर, पहला वाला जो क्वेश्चन था वो आपने इंडक्टिव इफेक्ट से तय किया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज से तय किया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो मैंने रेजोनेंस से तय किया। ठीक है, और आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ चौथा एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे क्या है, ये CF3 और CCl3, ये इनके बीच में हमें स्टेबिलिटी बतानी है। अब बच्चा कैसे सोचता है कि सर ये जो है ऐसे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। फ्लोरीन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ज्यादा चार्ज खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज खींच लेगा, तो यहाँ चार्ज घट जाएगा। ये क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम खींचेगा तो यहाँ कम घटेगा। तो स्टेबिलिटी जो है, चूंकि चार्ज ज्यादा घट गया है, जितना चार्ज कम होगा चीजें उतनी ज्यादा स्टेबल होंगी। तो सर ए जो है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए बी से, ऐसा लग सकता है आपको। ठीक है, स्टेबिलिटी से देखेंगे स्टेबिलिटी, तो ऐसा लग रहा है जैसे ए इज मोर स्टेबल देन बी, बट लेट मी टेल यू दिस इज अ ब्लंडर। ये ब्लंडर है। एक ब्लंडर क्यों हुआ? तो आप डायरेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पे जंप कर गए। मैंने हमेशा आपको एक प्रोटोकॉल सिखाया कि आप सिस्टमैटिकली सोचिए। आप सोचेंगे एरोमेटिसिटी नहीं है, फिर सोचेंगे पी पाई डी पाई। देखिए एरोमेटिसिटी इसमें नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं है। ठीक, अब आप क्या देखेंगे? पी पाई डी पाई पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे पी पाई डी पाई है, पी पाई डी पाई है। मैंने अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले थ्योरी में भी कि यहां अगर ये कार्बन का पी पे होगा तो क्लोरीन के पास क्या मौजूद है? डी ऑर्बिटल मौजूद है इसके पास। ठीक है, तो यहां पर पी पाई डी पाई हो जाएगा। तो यहां पे पी पाई डी पाई है जबकि यहां पे पी पाई डी पाई नहीं है। तो पी पाई डी पाई की वजह से यहां ये नेगेटिव और इसका डी, इसका नेगेटिव पी ऑर्बिटल में है और क्लोरीन का डी आपस में ओवरलैप करेंगे, एक बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड एक्स्ट्रा बनने से बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी अगर रिलीज होगी तो चीजें क्या हो जाएंगी? स्टेबल हो जाएंगी। तो एक्चुअली आपके एक्सपेक्टेशन के उलट ये एक्चुअली ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, यानी स्टेबिलिटी का जो सही सीक्वेंस आएगा, स्टेबिलिटी का सही सीक्वेंस आएगा वो आएगा A इज लेस स्टेबल देन B। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। दिस इज एंटी एरोमेटिक। क्यों एंटी एरोमेटिक है मैं पढ़ा चुका हूं।
ठीक है, ये एरोमेटिक है और यहां पे रेजोनेंस है, यानी ये नॉन रेजोनेंस है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि एरोमेटिक सबसे स्टेबल होते हैं। तो अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे स्टेबल बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा। ठीक है, तो बड़ी ही आसानी से हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिखाता है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने लेके आया हूं वो कहीं ना कहीं सब आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आप देखिए एरोमेटिसिटी नहीं है, पी पाई डी पाई नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं है, एस कैरेक्टर भी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, sp3 sp3 sp3। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट OH का माइनस आई इफेक्ट खींचेगा तो ये डिक्रीज करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये खींचेगा तो दूरी कम हो गई। पहले इसके और इसके में 2 कार्बन की दूरी थी, वे 1 कार्बन की दूरी है। ठीक है, ये ज्यादा करीब हो गया, ज्यादा तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बहुत करीब हो जाने से बहुत ज्यादा डिक्रीज करता है। तो अगर आप यहाँ पे स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि ए सबसे ज्यादा चार्ज यहां घटा है, सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर बी है, फिर ए है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी का सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसको हमने इंडक्टिव इफेक्ट से जज किया। अब यहाँ पे क्या है, फिर वही बात, एरोमेटिसिटी नहीं है, पी पाई डी पाई है, ये पी ऑर्बिटल में है और एस का थर्ड पीरियड के होने की वजह से इसका डी ऑर्बिटल खाली, यानी यहाँ पे पी पाई डी पाई है। तो एक चीज तो श्योर है कि इन दोनों से ये ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर सी सबसे स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे पी पाई डी पाई। बाकी अब हो गया, पी पाई डी पाई हो गया। फिर अब इन दोनों को देखेंगे, रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, एस कैरेक्टर दोनों का सेम है। तो लास्टली इंडक्टिव देखेंगे, इंडक्टिव से यहाँ पे चीजें घटेंगी। ठीक है, यहाँ पे घटेंगी और यहाँ दूरी कम होने से, यहाँ दूरी ज्यादा थी, यहाँ दूरी कम होने से और ज्यादा घटेंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों में बी ज्यादा स्टेबल है ए से। तो ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा बी और फिर हो जाएगा ए। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस में बारीक सा फर्क है। ऑक्सीजन देखिए OH है, SH है। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के सदस्य हैं। ऑक्सीजन का लगभग बिहेवियर और सल्फर का बिहेवियर एक जैसा ही होता है, लगभग बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैच करती है। पर फर्क किस बात का है, फर्क इस बात का है कि ऑक्सीजन जो है वो सेकंड पीरियड का, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इससे यहाँ पी पाई डी पाई नहीं हो पाया। जबकि ये थर्ड पीरियड का सदस्य है, इसके पास डी ऑर्बिटल वेकेंट होता है। आप सल्फर का ऑर्बिटल का, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पाएंगे उसका डी ऑर्बिटल खाली है। तो डी ऑर्बिटल खाली होने की वजह से पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से एक नया बॉन्ड बनेगा। नया बॉन्ड बनने से बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड एनर्जी रिलीज होने से है ना, एनर्जी कभी भी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्या, अब ऐसे क्वेश्चन जो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे या है ना, आपको किताबों में मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसमें है ना अंतर यह है कि सभी बेंजाइल कार्बोकेटायन है, बट ऑर्थो, मेटा और पैरा पे है ना कोई फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। अब ऐसे केस में करते क्या है कि अगर आप इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो ये तो बेंजीन रिंग के साथ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, वैसा ये भी बना रहा है, वैसा ये भी बना रहा है और वैसा ये भी बना रहा है। तो एज सच अगर आप बहुत गौर से देखिए तो इतना तो सब में कॉमन है, जैसे ये पार्ट सब में कॉमन है कि बेंजीन रिंग और नेगेटिव चार्ज, ये तो सब में है। अंतर किस बात का है, याद है कि जो चीज सब में कॉमन है उससे आप स्टेबिलिटी में अंतर नहीं कर सकते। यहां भी इसको हटाइए तो बेंजीन रिंग और नेगेटिव चार्ज है, यहां हटाइए बेंजीन रिंग और नेगेटिव चार्ज है, बेंजीन रिंग और नेगेटिव चार्ज है। तो इन चारों में बेंजीन रिंग और नेगेटिव चार्ज तो कॉमन है, तो उससे आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो डिसाइड आप उससे करेंगे जहां डिफरेंस है, जैसे OH है यहां तो OH के पोजीशन का फर्क है। तो आइए इससे देखने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा मैंने मीसोमेरिक इफेक्ट में OH के बारे में
ग्रुप्स के बारे में बताया था कि ग्रुप्स कैसा अफेक्ट रखते हैं, है ना, ये मैंने सिखाया था। अब यहाँ देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस में जहां बेंजीन रिंग हो और एक ही ग्रुप अलग अलग पोजीशन में सब्स्टिट्यूटेड हो, तो याद रखिए उस ग्रुप से ही स्टेबिलिटी निकाली जाएगी। अब अगर मैं कहूं कि यहाँ OH ग्रुप जो है वो प्लस है, अच्छा हमेशा डोमिनेंट इफेक्ट शो लिखा करे पहले, ठीक है, हमेशा डोमिनेंट इफेक्ट पहले लिखा जाता है, जो इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो OH में मेसोमेरिक इफेक्ट होता है प्लस M, इसकी वजह से यहां नेगेटिव आएगा, फिर ये ऐसे ऐसे करेगा तो यहां नेगेटिव आएगा, फिर ये ऐसे ऐसे करेगा तो यहां नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो OH की वजह से उसके अगल बगल और उसके सामने नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव अगर नेगेटिव के बगल में आएगा तो यहां की नेगेटिविटी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट से अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट यहां देखते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट यहां है, यहां पे अगल बगल और सामने नेगेटिव आ जा रहा है, ठीक है। OH के अगल बगल सामने नेगेटिव आ रहा है, जैसे जहां ये ग्रुप अटैच होगा उसके ऑर्थो और उसके पैरा पे नेगेटिव आएगा। तो अगर ये यहां अटैच्ड है तो इसके ये दोनों ऑर्थो हो गए और वो पैरा हो गया, इसमें नेगेटिव आ रहा है। अब ये नेगेटिव यहां नहीं पहुंच रहा है, इसलिए इसकी नेगेटिविटी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो मैं कह सकता हूं यहां मेसोमेरिक इफेक्ट का कोई असर नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट से इसके अगल बगल सामने नेगेटिव आएगा, इस नेगेटिव से ये नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो मैं कह सकता हूं यहां मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबिलिटी घट रही है और यहां पे स्टेबिलिटी पे कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है जो इसके चार्ज को अफेक्ट करे। अब चूंकि यहां मेसोमेरिक इफेक्ट है पर उसका असर जो है वो यहां नहीं पहुंच रहा है, यहां और यहां पहुंच रहा है, इसलिए हम इसका नेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे। इसका नेक्स्ट इफेक्ट है -I, ठीक है, -I। और -I इफेक्ट से अगर ये चार्ज खींचता है अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा अगर ऐसे, तो चार्ज हल्का सा घट जाएगा, जिससे स्टेबिलिटी, चार्ज घटने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमेशा ऐसा ही करिए कि इसका डोमिनेंट इफेक्ट देख लिया, इसका डोमिनेंट इफेक्ट अगर असरदार नहीं है तो फिर उसका नॉन डोमिनेंट इफेक्ट देख लिया, इसका डोमिनेंट इफेक्ट देख लिया, तो पहले एक बार तो चीजें ऐसे हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों की स्टेबिलिटी घट रही है और मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इससे दोनों में बराबर मेसोमेरिक इफेक्ट है OH की वजह से, इससे दोनों में बराबर स्टेबिलिटी घटेगी। तो मैं कह सकता हूं कि A और C की स्टेबिलिटी अभी मैं जज नहीं कर पाऊंगा, पर इतना पता है कि A और C कम स्टेबल होंगे D से, क्योंकि D में स्टेबिलिटी कोई फर्क नहीं हुआ, और D कम स्टेबल होगा B से, क्योंकि B की स्टेबिलिटी बढ़ गई है। तो अगर आप स्टेबिलिटी जज करेंगे तो 2 स्टेप में जज होती है, पहले डोमिनेंट इफेक्ट के आधार पे एक सीक्वेंस निकाल लेते हैं। अब अगर दोनों लोग बच गए यहाँ पे जिनके बीच में डिसाइड नहीं हुआ है, तो यहाँ फिर हम नॉन डोमिनेंट इफेक्ट देख लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आप जानते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, OH काफी करीब है, करीब होने से ज्यादा चार्ज खींच लेगा और ज्यादा चार्ज घट जाएगा, और चार्ज अगर ज्यादा घटेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ OH काफी दूर है, यहां से इस नेगेटिव चार्ज से काफी दूर है, तो यहाँ -I का ये असर होगा कि अगर जो है ये चार्ज खींचेगा तो ये चार्ज घटेगा, पर यहाँ उतना नहीं घटेगा जितना यहाँ घटेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है और OH की दूरी जितनी ज्यादा होगी इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होगा। तो यहाँ पे चार्ज कम घटेगा तो स्टेबिलिटी कम बढ़ेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी कम बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि A और C में A जो है वो ज्यादा बढ़िया स्थिति में होगा, ज्यादा स्टेबल होगा C से। तो इस तरीके से आप चीजों को जज करते हैं। मैंने कार्बोकेटाइन वाले लेक्चर में भी काफी ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं आपको, ठीक है, और आगे भी हम काफी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बताऊं आपको कि पहले डोमिनेंट इफेक्ट देखते हैं, जहां डोमिनेंट इफेक्ट काम नहीं करता वहां थोड़ा सा उससे वीकर इफेक्ट देख लेते हैं, यहाँ भी डोमिनेंट और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं था। फिर एक सीक्वेंस बनाते हैं, फिर जिन लोगों के बीच में टाई होता है उनके फिर लेस इफेक्टिव इफेक्ट से देखकर उनके बीच में माइन्यूट सा फर्क कर देते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया ग्रुप है, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप देखिए कि बेंजीन रिंग और नेगेटिव चार्ज तो सब में है, उससे जज होगा नहीं, जो डिफरेंस है वो NO2 का है, तो NO2 के डिफरेंस से इसको जज करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, मैंने पहले पढ़ाया है कि NO2 का -M इफेक्ट है, -M इफेक्ट होता है NO2 का। NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है रेजोनेंस से, ये ऐसे आएगा और ऐसे टूटेगा, तो यहाँ प्लस आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो NO2 के अगल बगल और सामने पॉजिटिव आ जाता है, ऐसा समझिए। अच्छा,
वन में अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिलाऊं कि वो ग्रुप जिसके ऊपर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो लोग प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, और वो ग्रुप जहां पर एक एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा हो या इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, वो माइनस एम शो करते हैं। अब मोटे तौर पर याद रखिए, जो लोग प्लस एम शो करेंगे वो अपने अगल बगल सामने नेगेटिव ले आएंगे, अपने ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव ले आएंगे, जबकि जो लोग अगर माइनस एम शो करेंगे वो अपने ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव ला देंगे। ये बात हमेशा ट्रू है, ठीक है। तो NO2 के अगल बगल और सामने पॉजिटिव आ जाएगा। इस पॉजिटिव से इसकी नेगेटिविटी काफी घट जाएगी, इस पॉजिटिव से इसकी नेगेटिविटी काफी घट जाएगी, तो मैं कह सकता हूं इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पर भी मेसोमेरिक इफेक्ट है माइनस एम, जिससे अगल बगल, इसके अगल बगल और सामने पॉजिटिव आएगा, लेकिन फिर भी यहां कुछ नहीं पहुंचेगा, और यहां कुछ नहीं पहुंचा तो इसके ऊपर ये असर होते हुए भी, मेसोमेरिक इफेक्ट होते हुए भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो हम अब इसको माइनस आई से देखेंगे, जो दूसरा नॉन डोमिनेंट इफेक्ट है। अगर ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, चार्ज घटेगा, स्टेबिलिटी हल्की सी बढ़ जाएगी, ठीक है, स्टेबिलिटी हल्की सी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब क्या, तो यहां पे थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, हल्का सा स्टेबिलिटी बढ़ गया इसका, और हल्की सी अगर स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी तो थोड़ा सा स्टेबल हो गया। ऐसे यहां पे देखिए, माइनस एम इफेक्ट से अगल बगल और सामने पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बगल में हो तो नेगेटिविटी घट जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यहां स्टेबिलिटी को कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर स्टेबिलिटी का हम सीक्वेंस यहां निकालने की कोशिश करते हैं, अगर स्टेबिलिटी का सीक्वेंस निकालने की कोशिश करते हैं, तो ए और सी मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबल हो रहे हैं, इसलिए दोनों बराबर स्टेबल होंगे, ठीक है, दोनों बराबर स्टेबल होंगे। तो मैं कह सकता हूं ए और सी में अभी मैं जज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब बात की जाए बी और सी की, बी और डी की, तो बी इंडक्टिव से स्टेबल हो रहा है, जबकि डी की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं कह सकता हूं बी और फिर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। अब बात ए और सी की जाए, अब ए हो गया, ठीक है, बी और डी में जज हो गया, अब ए और सी में टाई हो गया है, तो फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। यहां माइनस आई होने से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, दूरी कम है तो ज्यादा घटेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। जबकि यहां क्या होगा, यहां दूरी बहुत ज्यादा है तो चार्ज कम घटेगा, तो माइनस आई से चार्ज कम घटेगा तो स्टेबिलिटी कम बढ़ेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी कम बढ़ेगी। तो अगर स्टेबिलिटी की ही बात की जाए तो मुझे लगता है कि ए जो है वो सी से ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पे मैं स्टेबिलिटी में इसको ऐसे लिख दूंगा, ए सी बी डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कैसे करेंगे, यहां पे भी सेम वैसे ही बेंजीन रिंग है और एक बेंजाइल सब में है, और CH3 का डिफरेंस है। CH3 ग्रुप जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, तो अगर आप एक मिनट कट कर दो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। यहां पे भी क्या है कि बेंजीन रिंग और कार्बन और नेगेटिव चार्ज तो सब में कॉमन है, CH3 का फर्क है। तो आइए यहां देखते हैं। अब यहां CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा CH बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा ये पाई बॉन्ड है ना, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पिछले लेक्चर्स में मैंने काफी डिटेल बातचीत की है। तो ये अल्फा CH बॉन्ड रिलीज होने से यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और फिर ठीक है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये ऐसे टूटेगा, फिर ये ऐसे यहाँ नेगेटिव, और फिर ये ऐसे यहाँ नेगेटिव। तो बिल्कुल प्लस एम इफेक्ट की तरह इसके भी अगल बगल और सामने जो है नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। नेगेटिव के बगल में नेगेटिव कर रख देंगे तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और चार्ज बढ़ने से स्टेबिलिटी घट जाएगी। यहाँ पे भी प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, जिससे इसके अगल बगल और सामने नेगेटिव आएगा, पर नेगेटिव चूंकि यहाँ नहीं आया है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से फर्क नहीं पड़ रहा है तो नेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे प्लस आई से ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, जिससे चार्ज हल्का सा बढ़ेगा, चार्ज हल्का सा बढ़ने से स्टेबिलिटी हल्की सी घट जाएगी। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का असर होगा, अगल बगल और सामने नेगेटिव आएगा, जिससे नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। नेगेटिविटी बढ़ जाने से स्टेबिलिटी जो है ना काफी घट जाएगी, और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ना उसका यहाँ पर स्टेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ स्टेबिलिटी थोड़ी घट रही है और यहाँ बहुत ज्यादा घट जा रही है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर डी सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर बी आ जाएगा,
ठीक है, और बचा ए और सी में, तो हमें ए और सी में डिसाइड करना बाकी है अभी, ठीक है, ए और सी में हमें डिसाइड करना बाकी है। तो आइए डिसाइड करते हैं। अब फिर जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में बराबर है तो इंडक्टिव देख लीजिए, करीब होने से इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, तो प्लस आई से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा घट जाएगी, जबकि दूर होने से ये काफी दूर है तो चार्ज कम बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी कम घटेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी घटेगी। तो मैं कह सकता हूं क्या कि अगर यहां तो दोनों की हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बराबर घट रही है और इंडक्टिव से ज्यादा स्टेबिलिटी घट रही है, यहां कम घट रही है, यानी सी जो है वो ए से ज्यादा स्टेबल हो जाए, क्योंकि अगर दो लोग बराबर स्टेबल हैं और दोनों की स्टेबिलिटी घट रही है तो जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी घट जाएगी वो अनस्टेबल हो जाए, ठीक है, यहां ज्यादा घट रही है इंडक्टिव से, यहां कम घट रही है, तो सी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर ए आएगा। ये आपका सीक्वेंस है। तो स्टेबिलिटी का जो सीक्वेंस आएगा यहां पे वो आ जाएगा डी बी सी ए, आ जाएगा डी बी सी ए आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहां पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। अब यहां पे आपको पता है कि फ्लोरीन जो है उसका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता है, ये भी बात मैंने पहले पढ़ाई है जब ग्रुप्स के बारे में पढ़ा रहा था, वहां पे आप जाके देखिए, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ही देखा जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO और SOR का इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता है, तो जो डोमिनेंट इफेक्ट होता है उसे ही देखते हैं। तो यहां -I है और करीब है, काफी चार्ज घट जाएगा, स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। यहां थोड़ी दूरी यहां से बढ़ गई, पहले यहां था ना, अब यहां आ गया, तो स्टेबिलिटी चार्ज थोड़ा कम घटेगा, तो -I से स्टेबिलिटी थोड़ा कम बढ़ेगी, ठीक है, और दूरी बढ़ जाएगी यहां पे, और दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो चार्ज और थोड़ा सा घटेगा, तो -I चार्ज थोड़ा सा घटेगा, स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है, और यहां चार्ज को कुछ नहीं होगा, इसलिए स्टेबिलिटी को भी कुछ नहीं होगा। तो बहुत ही एविडेंट है, यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि स्टेबिलिटी ए की ज्यादा होगी बी से, बी की ज्यादा सी से, डी से, ऐसा हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करिए तो स्टेबिलिटी का यही सीक्वेंस हो जाएगा, स्टेबिलिटी का यही सीक्वेंस होता है, ए सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बी, फिर सी और फिर डी। यहाँ खास बात क्या है कि देखिए एक क्वेश्चन में +M इफेक्ट था, एक क्वेश्चन में -M इफेक्ट था, एक क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन था, और यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप ले लिया जिसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में भी आप ध्यान दीजिए, क्लोरीन जो है उसका ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा इसकी तरह ही, क्वेश्चन नंबर 11th और 12th जो है एक जैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा, तो ये जो ऐसे खींचेगा तो चार्ज घटेगा, थोड़ी दूरी से खींचेगा तो चार्ज थोड़ा ज्यादा घटेगा, और दूरी से खींचेगा तो चार्ज और घट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर स्टेबिलिटी का जो सीक्वेंस आना चाहिए वो आना चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी का जो सीक्वेंस आना चाहिए वहां चाहिए, ए इज मोर स्टेबल देन बी, इज मोर स्टेबल देन सी, इज मोर स्टेबल देन डी, ठीक है, ये आपकी स्टेबिलिटी का सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे मैंने पहले क्या था कि और क्वेश्चन में पोजीशन चेंज करता था और ग्रुप सेम रहता था, यहाँ इस बार ग्रुप चेंज कर रहा हूं और पोजीशन सेम है, ठीक है, सभी पैरा पे है, बस ग्रुप डिफरेंट है। ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, तो देखिए OH का +M इफेक्ट होता है, +M से अगल बगल सामने नेगेटिव आता है और नेगेटिव सामने से नेगेटिविटी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी घट जाएगी, ठीक है, स्टेबिलिटी घट जाएगी। NO2 का -M इफेक्ट होता है, जिससे अगल बगल और सामने पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज घट जाता है, चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत कमजोर इफेक्ट होता है मीजोमेरिक के रेस्पेक्ट में, इसके वजह से भी अगल बगल सामने नेगेटिव आता है, इससे चार्ज बढ़ेगा पर उतना नहीं बढ़ेगा जितना यहां बढ़ा था, तो स्टेबिलिटी यहां पे घटेगी पर उतनी नहीं घटेगी जितना पहले केस में घटी थी। और यहाँ पे फ्लोरीन का -I इफेक्ट होता है, -I से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो चार्ज घटेगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, पर उतनी नहीं बढ़ेगी जितना मीजोमेरिक इफेक्ट से बढ़ती है, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट तगड़ा है तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो भी तगड़ा पड़ेगा। यानी मीजोमेरिक अगर तगड़ा इफेक्ट है तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, और स्टेबिलिटी अगर घटेगी तो बहुत ज्यादा घट जाएगी, जबकि इंडक्टिव से स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो थोड़ी बढ़ेगी और घटेगी भी तो थोड़ी घटेगी। तो यहां पर अगर
मैं देखूं तो मैं स्टेबिलिटी का बड़े आराम से सीक्वेंस यहां पे लिख सकता हूं। स्टेबिलिटी का सीक्वेंस लिखता हूं। सबसे स्टेबल जो है वो मेरे को लगता है कि बी है, ठीक है। बी के बाद स्टेबिलिटी यहां बढ़ती हुई दिख रही है, डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेबिलिटी जो यहां बढ़ी, उसके बाद अब घटने की बात की जाए तो फिर यहां कम घटी है या ज्यादा घटी है, तो ये सी हो जाएगा, और फिर बहुत ज्यादा घटी है ए में, ए सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, तो ये भी एक स्टेबिलिटी का यहां पे सीक्वेंस आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहां पे क्या है, जो पिछले क्वेश्चन नंबर 13 में भी जो ग्रुप थे वही थे, पर उनकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी है। पहले सब पैरा पे थे, अब सब मेटा पे हैं। अब क्या फर्क पड़ेगा, आपको मालूम है मेटा पोजीशन पे अगर मान लीजिए प्लस एम है भी, तो उसके अगल बगल सामने नेगेटिव आने से, है ना, प्लस एम यहाँ पे कोई असर यहाँ नहीं पहुंचा पाता, ठीक है। या माइनस एम होने से इसके अगल बगल सामने पॉजिटिव आएगा, तब भी यहाँ की एटम के पास कुछ नहीं पहुंच पाएगा, तो मीजोमेरिक इफेक्ट का भी असर नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन से यहाँ अगल बगल सामने नेगेटिव आएगा, उसका भी असर यहाँ नहीं पहुंच रहा है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन भी इनफेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ तो खैर इंडक्टिव इफेक्ट है ही, माइनस आई से खींचे, ठीक है। इस पे आते हैं तो यहाँ चीज पहले तो मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई असर ही नहीं है। अब क्या करें, तो नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। यहाँ माइनस आई है, यहां भी माइनस आई है, यहां प्लस आई है, और यहां माइनस आई है, ध्यान दीजिएगा। तो प्लस आई से क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन पुश किया, चार्ज बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घटेगी। जबकि माइनस आई से चार्ज खींचेगा, माइनस आई चार्ज घटेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब यहां भी बढ़ेगी, यहां भी बढ़ेगी, और यहां भी बढ़ेगी, तो क्या करें, तो याद है आपको मैंने माइनस आई का एक सीक्वेंस बताया था कि सबसे तगड़ा माइनस आई किसका होता है, उससे कम किसका होता है। तो अगर उस सीक्वेंस को याद करिए तो आप जाएंगे कि NO2 का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सबसे स्ट्रांग होगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग इंडक्टिव इफेक्ट से सबसे ज्यादा चार्ज घट जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहां बढ़ेगी, इस केस में बी के केस में बढ़ेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, बी के बाद डी आ जाएगा। डी में NO2 किससे थोड़ा वीक होता है, F का, यहाँ कम घटेगा चार्ज, यहाँ स्टेबिलिटी कम बढ़ेगी। और OH का सबसे वीक होगा, बहुत कम घटेगा, ये बहुत कम स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल B हो जाएगा, B इज मोस्ट स्टेबल। फिर D आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, और C सबसे लास्ट में इसलिए होगा क्योंकि C की स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है, बाकी सारे लोगों की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का सीक्वेंस इस केस में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन अगल बगल लिए हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके या जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बारिशा पर यहाँ पे रिंग पे ही नेगेटिव है, जबकि यहाँ रिंग के बाहर वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर कभी रिंग पे नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे आपका वो जो तरीका मैंने सिखाया कि एरोमेटिसिटी, पी पाई डी पाई, रेजोनेंस, ये तमाम चीजें काम करेंगी नहीं। यहाँ पे आप सीधा बेयर स्ट्रेन थ्योरी से देख सकते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेन यहाँ पे है, ये सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का क्या सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल ये है रिंग, उससे थोड़ी रिंग ये स्टेबल है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज थोड़ा स्टेबल होगा। 5 कार्बन की रिंग 4 कार्बन की रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए थोड़ा स्टेबल है, और 6 कार्बन की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, तो सीक्वेंस ही आ जाएगा, ठीक है। जबकि इस केस में क्या है, नेगेटिव चार्ज रिंग पे नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, वो जो प्रोटोकॉल मैंने सिखाया है वो लगाएंगे। एरोमेटिसिटी नहीं है, पी पाई डी पाई नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, एस कैरेक्टर सबका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लास्टली इंडक्टिव इफेक्ट से देखेंगे, यहां पर 3 कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट से ये बढ़ेगा, यहां 4 कार्बन के इंडक्टिव इफेक्ट है, इससे ये और बढ़ जाएगा, यहाँ 5 कार्बन के इंडक्टिव इफेक्ट से ये और बढ़ जाए और बढ़ जाएगा, और यहाँ पे 6 कार्बन के इंडक्टिव इफेक्ट से ये जितना एल्काइल ग्रुप बड़ा होता है उतना इंडक्टिव ये ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इधर जाते वक्त चार्ज बढ़ता जा रहा है तो स्टेबिलिटी घटती जाएगी। तो दोनों लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन फर्क है स्टेबिलिटी का। यहाँ पे सबसे स्टेबल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ए बी सी डी ऐसे, जबकि यहाँ पे ए बी सी डी करके स्टेबिलिटी जो है वो घटती चली जाएगी। यहाँ पे हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी से देख लेंगे, जो कि मैंने है ना कन्फॉर्मर्स के केस में बताया था आइसोमेरिज्म चैप्टर में, जबकि यहाँ पे जो है वो हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए जब इंडक्टिव इफेक्ट पे आएंगे तो उससे जज होगा, ठीक है।
तो दोनों क्वेश्चंस को आप कंपैरेटिवली देख लीजिए और ध्यान दीजिएगा कितना एक छोटा सा एक कार्बन जुड़ गया तो स्टेबिलिटी उल्टी हो गई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्या करेंगे, एरोमैटिसिटी, तो यहाँ एरोमैटिसिटी है, क्यों है, क्योंकि मैंने एरोमैटिक चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने से है ना कोई चीज एरोमेटिक हो जाए तो हो जाए। ये पाई इस पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव इस पाई के साथ, ये पाई इस नेगेटिव के साथ और ये नेगेटिव इस पाई के साथ रेजोनेंस में है, यानी ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है और 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। ये कंपाउंड एरोमेटिक है। यहां पर आप देखिए ये नेगेटिव इस पाई के साथ और ये पाई इस पॉजिटिव साथ रेजोनेंस में है, तो यहां पे है ना रेजोनेंस है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिसिटी के बाद पी पाई डी पाई या पी पाई देखते हैं, लेकिन वो इन एरोमेटिक के बाद वो इन तीनों में पी पाई और पी पाई डी पाई नहीं है, ठीक है। तो अब अगली चीज जो हम देखेंगे, जो नेक्स्ट चीज देखेंगे वो होगा रेजोनेंस। यहाँ पे 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, या 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बल्कि इंडक्टिव इफेक्ट से चार्ज ये बढ़ ही जाएगा। तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करेगा तो बड़ी आराम से कह सकता हूं कि A इज मोर स्टेबल देन B और C में B ज्यादा स्टेबल है क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा है, और फिर ये ऐसे आ जाएगा। तो ये आपके स्टेबिलिटी का यहाँ पे सीक्वेंस आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये स्टेबिलिटी का सीक्वेंस आ जाएगा। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ है नहीं, ठीक है, एरोमेटिसिटी नहीं है, पी पाई डी पाई नहीं है, रेजोनेंस है। यहाँ पे ये पाई और ये नेगेटिव रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ पर ये नेगेटिव इसके साथ और ये नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस में है, तो यहाँ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और यहाँ नेगेटिव इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी है, यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है ए बी सी, ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में। तो देख सकते हैं इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर स्पीशीज सेम हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी सबसे स्टेबल होगा, फिर तो ए से ज्यादा स्टेबल बी, क्योंकि 2 से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, बी से ज्यादा सी, क्योंकि 3 से क्या इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कार्बन आयन में बस इतना ही मुझे बताना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं फ्री रेडिकल्स पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।